सो नाउ वी आर बैक इन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, आपने वीडियो लेक्चर सीरीज के 3 पार्ट खत्म करे हैं और आई होप आपको लास्ट अवध के नवाब के बारे में, वाजिद अली शाह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। दोस्तों, वाजिद अली शाह के बाद अगर आपने आगे का पार्ट देखना है तो ज़रूर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। आपको ऐप में नोट्स मिलेंगे, सारे मेन MCQ सीरीज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जाके डाउनलोड करिए। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि वाजिद अली शाह तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। देखिए, NCERT के अंदर ना आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझा दिया वाजिद अली शाह के साथ क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे नवाब और राजाओं के साथ ये प्रॉब्लम हुई। जब कोई नवाब, जैसे कि अवध का नवाब, जो 68,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है एक्वायर करता है, तो उसके अंडर में कितने सारे राजा होंगे, मतलब कितने सारे ताल्लुकदार होंगे, कितने सारे मतलब प्रिंस होंगे, कितने सारे किसान होंगे, बहुत सारे उसके अंडर में गांव के अंदर रहने वाले सिपाही भी होंगे। तो दोस्तों, आप ये देखोगे कि अगर किसी नवाब को डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है, अवध के नवाब को भेज दिया गया कलकत्ता। अब जैसे ही उन्हें कलकत्ता भेजा गया तो आपने देखा होगा कि उसके बाद किस तरीके से उनके अंडर में रहने वाले प्रिंस, उसके अंडर में रहने वाले ताल्लुकदार, जमींदार, किसान, छोटे मोटे सिपाही, आर्टिशंस, कश्तकार, उनकी लाइफ पे भी अंग्रेजों ने बहुत गंदा इम्पैक्ट डाला। कैसे डाला? देखो, अवध को उनको नवाब को हटाया, डिस्प्लेस करा, और नवाब को ही नहीं, उसके अंडर में रहने वाले ताल्लुकदार और कंट्री साइड में रहने वाले बहुत सारे किलों के मालिक जो थे उन सबको ख़त्म कर दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पता होगा कि अवध के अंडर में, अवध के राजा के अंडर में बहुत सारे ज़मींदार होते थे। ये ज़मींदार और जोतदार जो होते थे राजा को टैक्स देते थे, और टैक्स उस टाइम पीरियड पे रैयत से ही लिया जाता था। ये इस तरीके से सिस्टम चलता था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ताल्लुकदार जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी आर्मी को ख़त्म कर देंगे, अपने फोर्ट्स को, जो भी उनको ऑटोनॉमस एंजॉय करते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि राजा के टाइम पीरियड पे, नवाब वाजिद अली शाह के टाइम पीरियड पे इन्होंने बहुत मज़े करे। इन्होंने गांव के अंदर छोटे मोटे किसानों को बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेड करा। कोई ताल्लुकदार तो इतना बड़ा होता था कि उसके पास 12,000 की पैदल सेना भी होती थी। आप देख सकते हो कि उस समय पे कितना ज़्यादा उस टाइम पीरियड पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अंग्रेजी सरकार आती है, अंग्रेजी सरकार आने के बाद इमिडिएटली वो पूरी तरीके से अवध के अंदर सारी के सारे फोर्ट को डिसआर्म्ड कर देते हैं। डिसआर्म्ड का मतलब होता है, सबसे पहले वो सभी राजाओं से, सभी जमींदारों से, सभी किसानों से, कभी सिपाहियों से वो पूरी तरीके से उनकी गन्स छीन लिया करते थे और कहते थे कि आज से सारी ज़मीनों के मालिक हम लोग हैं। और ये चीज़ आपने इससे पहले वाले चैप्टर में देख ली थी, जिसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट, बाद में रैयतवाड़ी सेटलमेंट और उसके बाद में बाहर वाले सेटलमेंट के बारे में हमने अच्छी तरीके से देखा। क्योंकि 1820 के बाद से ही काफ़ी हद तक इन्होंने इन चीज़ों को चालू करा था। अब ये सब इन्होंने कैसे करा? ये सब इन्होंने समरी सेटलमेंट के तहत करा। समरी सेटलमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो, इस सेटलमेंट के तहत जितनी भी ज़मीनें आपके पास है, वो उनका मानना है कि सारी ज़मीनें आपने फोर्सफुली या फ्रॉड के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्वायर करा होगा, और अब परमानेंटली आपके पास राइट्स नहीं है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की ये ज़मीन बची नहीं है। तो जिस तरीके से टैक्स आप नवाब वाजिद अली शाह को देते हो, अब आपको वो टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी को टैक्स नहीं दे पाते हैं तो आपकी जो पर्सनल ज़मीनें हैं उनको भी नीलाम कर दिया जाएगा। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे कंपनी ऐसा क्यों कर रही थी? कंपनी ने उनको डिसआर्म क्यों कर दिया, उनके फोर्ट्स डिस्ट्रॉय क्यों कर दिए? क्योंकि कंपनी चाहती थी पूरी तरीके से, अपने जो रीज़न दे रही थी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं वो किसानों का शोषण करते हैं और शोषण करते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी तो बस ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो थी रेवेन्यू एक्वायर करना चाहती थी, और जितना रेवेन्यू उनके पास आएगा उतना ही फ़ायदा इन लोगों को होगा। और इसके लिए इन्होंने ताल्लुकदारों को ख़त्म करा और कहा कि भाई, आप ज़मींदारों से, मतलब आप किसानों से बहुत ही डायरेक्टली और हार्श तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा करते हो, इसीलिए अब आप पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं करोगे। दैट इज़ वाई ताल्लुकदारों को हटाने के साथ किसानों को सीधे तौर पर अंग्रेजों की कठोर राजस्व नीति से अवगत कराया गया, और अब वे कठिनाई या फसल खराब होने के समय ऋण नहीं ले सकते थे। तो ये एक सिस्टम बनाया गया अंग्रेजों ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए शुरुआती समय में। लेकिन फिर बाद में ये परमानेंट सेटलमेंट लेके आए, जिससे इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। अब एक दौर ऐसा ही आया था जिस टाइम पीरियड पर जब ये क्रांति हुई थी, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो भाग रहे थे अपने घर वर छोड़ के या जगहों को छोड़ के। तो एक व्यक्ति हैं जो ताल्लुकदार ही हैं, ये वही ताल्लुकदार हैं जो अवध के अंडर में आते थे
और अवध के अंडर में जब ये आते थे ना, तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी। इन्होंने उस अंग्रेजी ऑफिसर के खिलाफ बताने की कोशिश करी जो सोर्स आपको फौज बताने की कोशिश करता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इसका बदला लिया। उन्होंने क्या कहा, साहिब आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए हैं और उन्होंने हमारे राजाओं को खड़े दिया मतलब भगा दिया है। ये वही है जो अवध के राजा को भगा दिया था। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीर के मालिकानों की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की ज़मीनों को मुझसे छीन लिया। ये वही तालुकदार हैं जिनकी ज़मीनें राजा के अंडर में थी, लेकिन राजा उनकी ज़मीनों से टैक्स लेता था। उनकी ज़मीनें छीनता तो नहीं था, पर अंग्रेजों ने छीन ली थी। मैं चुप रहा, फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, तब आप मेरे पास आए हैं। जिससे आपने बर्बाद किया था, मैंने आपकी जान बचाई है। लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूं ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। क्योंकि लखनऊ, कानपुर, ये लखनऊ क्यों जा रहे हैं, याद करो लखनऊ के अंदर कौन रहते थे, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह तो वैसे भी कलकत्ता ट्रांसफ़र हो गए थे, तो उनकी वाइफ और उनका बेटा उस समय लखनऊ के अंदर थे। और उस समय ये लोग जाके बेगम हज़रत महल, वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, और बहुत सारे ताल्लुकदार जो थे उस समय लखनऊ पहुंच के अंग्रेज़ों के खिलाफ आ खड़े होते हैं। क्योंकि उनके साथ वो सारी दिक्कतें हुई अंग्रेज़ों ने जो करी, वो ऑफकोर्स उसका बदला तो लेंगे ही लेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और चल रही थी। जब क्रांति शुरू होती है तो ताल्लुकदार ये किस तरीके से आगे आ जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जब वॉर शुरू हुआ 1857 के अंदर, तो यहाँ पे ना पूरी तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह चालू कर दिया था। कारण क्या था, कारण यही था कि ऑफिसर्स जब उनके साथ रहते थे शुरुआती समय में तो वो अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन बाद में आते आते वो थोड़ी तरीके से कॉमन नहीं रहे। जैसे कि वो नॉर्मल फिजिकली अब्यूज़ करते थे लोगों को, मतलब ज़्यादा दंड देना, गालियाँ देना। अंग्रेजी ऑफिसर्स और इंडियन ऑफिसर्स के बीच में ये लोग मतलब डिस्टेंस बना के रखते थे। और उसके बाद द ग्रूस अबाउट द इंक्रीजिंग मिसबिहेवियर, उनके साथ मिसबिहेव करना भी इन्होंने चालू कर दिया था। सिपाहियों को डरने लग गया था क्योंकि न्यू कार्टेज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, इसलिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी तरीके से उठ खड़े हो गए थे। और उनका रवैया इस तरीके से नहीं था जैसे वो पहले रहता था। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि आजमगढ़ के अंदर 25 अगस्त के दिन ये सूचना लाई गई और ये सभी लोगों को कहा गया कि भाई ये एक चमत्कार है, एक भविष्यवाणी है, और इसमें आप सभी लोगों को एक साथ रहना है। और सभी मौलवी पंडितों को साथ में जोड़कर ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नहीं रहेगी लंबे समय तक। तो इसीलिए रिबेलियंस उस टाइम पीरियड में क्या चाहते थे, वो चाहते थे यूनिटी, विजन ऑफ यूनिटी। वो चाहते थे कि जो अंग्रेजी सरकार है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो चाहते थे कि ऑल्टरनेटिव पावर ऑफ सेंटर बने कुछ और, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे मुग़ल बादशाह थे। तो यहाँ पे इसीलिए सभी लोग एक साथ हुए, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी कम टुगेदर, सभी समाज के लोग एक साथ हुए, मुस्लिम हिंदू एक साथ खड़े हुए, एक साथ हारने के लिए, एक साथ जीतने के लिए। इसीलिए इन लोगों ने बहादुर शाह जफ़र के नाम पर कहा कि मोहम्मद और महावीर दोनों ही एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और दैट इज़ वाई यहाँ पर रिबेलियंस कहने की शुरुआत कर रहे थे कि अब हम अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे विजन ऑफ यूनिटी तो क्लियर है, लेकिन आगे वाले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पे किस तरीके से कहानी और आगे बढ़ती है। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट आपने हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करा होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।